First of all, let us try to understand what is meant by quantum. ये क्वांटम टर्म का मतलब क्या है? बोल पाएगा क्वांटम क्या होता है? क्वांटम क्या होता है? अरे क्या बात है आप लोग? Sir, very small. Maybe. यस यस बोलो. Sir, very small. Maybe at atomic or subatomic level. क्वांटम मीन्स आप बोल रहे हो वेरी स्मॉल. Maybe atomic or subatomic level. कोशिश करता हूँ बढ़ाने की. अभी बोलो ना, आवाज बढ़ा क्या? हेलो. यस सर, साउंड आ रहा है. यस सर, सेम वॉल्यूम है. तुम लोगों का आवाज तो कोई मेरे को सुना ही लग रहा है. इसका आवाज क्यों इतना घट गया? पहले बहुत अच्छा था. कोई बात नहीं. मैं क्लियरली सुनाई दे रहा हूँ तो आप लोगों को? यस सर, क्लियर. Yes, sir. यस सर. ओके. पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्वांटम मतलब क्वांटाइजेशन क्या होता है. क्वांटाइजेशन इसका मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन किसका होता है? कौन है रे अभी फोन किया? लिप्सा में क्लास रे अच्छी सारी करते कॉल करती है ना. क्वांटाइजेशन किसका होता है ये तो सुने होंगे आप लोग. Sir, energy का. सिर्फ अच्छा मैं आपको एक ऑप्शन दूं. क्वांटाइजेशन क्वांटिटी का होता है या एंटिटी का होता है? एंटिटी. एंटिटी. एंटिटी का क्वांटाइजेशन होता है. एनर्जी क्या एंटिटी है? चलिए एक एग्जांपल देखते हैं. हाइड्रोजन एटम बोर्स थ्योरी. ये हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस. द इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन ए सर्कुलर ऑर्बिट. ओके. When you read Bohr's theory, you know electron can revolve in all those orbits only where its angular momentum is integral multiple of h by 2 pi. पढ़े थे ना? नहीं तो 3h by 2 pi होगा. ऐसा कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम एटम में रहते हुए 1.2 into h by 2 pi नहीं हो सकता. What it means? It means that the angular momentum can take only some selected values, and these selected values or allowed values or permitted values are integral multiple of h by 2 pi. ये इंटीग्रल नहीं है, ये फ्रैक्शनल मल्टीपल हो गया. दैट इज नॉट अलाउड. तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज्ड है या एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है? क्या बोलोगे? Angular momentum. एंगुलर मोमेंटम एंटिटी है या क्वांटिटी है? Entity. Quantity, sir. तो फिर आप कैसे बोल रहे थे कि एंटिटी क्वांटाइज्ड होता है? आप लोगों में से किसी ने बोला ना एंटिटी क्वांटाइज्ड होता है. इलेक्ट्रॉन क्या क्वांटाइज्ड होगा? नहीं. इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्वांटाइज्ड हो सकता है. इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड हो सकता है. सब लोग यस सर. देख पिला जोमाने छाड़ुचंदी सेमानकर रोल नंबर नोट करके रख. मु जदि नोट करली ताले पूरा क्लास को पनिश करबी. रोल नंबर गुडा को मते नोट करिकी क्लास सरला परे देबु. बुझियो? यस सर. So electron is not quantized. Electrons charge is quantized. Electrons energy is quantized. Electrons angular momentum is quantized. Electrons radius is quantized.
When we say electron's energy is quantized, that means electron can only take. अब देखो, मेरे को अगर एनर्जी का वैल्यू दिखाना है, तो वैल्यू किसके हेल्प में हमें दिखाएंगे? एक रियल नंबर के वैल्यू, एक रियल नंबर को यूज करके हम लोग एनर्जी का वैल्यू दिखाएंगे। मैं बोलूंगा मेरे पास 50.32 जूल एनर्जी है, तो 50.32 तो एक रियल नंबर, और रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, जीरो से शुरू करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होता है। अगर इस लाइन को, जो कि रियल नंबर लाइन था, उसको हम एनर्जी लाइन दिखाने की कोशिश करेंगे। एनर्जी लाइन मतलब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो जो वैल्यू हो सकता है, जो अलाउड वैल्यू है, वही रियल नंबर वैल्यू जिस जिस पॉइंट को लोकेट कर रहे हैं उस पॉइंट को सिर्फ दिखाएंगे, बाकी पॉइंट को छोड़ देंगे। हाइड्रोजन एटम अगर हम देखें तो इन फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन कैन बी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, in second orbit its energy is -3.4 electron volt, in third orbit its energy is -1.51 electron volt। अगर मैं एनर्जी को इस लाइन के ऊपर दिखाऊं और ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, इसका मतलब -13.6 से -3.4 के बीच में जितना सारे रियल नंबर आप सोच सकते हो, उतना वैल्यू का एनर्जी पोजेस करने वाला इलेक्ट्रॉन कभी भी हाइड्रोजन एटम में नहीं दिखेगा। उसको अगर इस इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन एटम में रहना है तो उसका एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, otherwise it should be -3.4, otherwise it should be -1.51 and so on। Then what you say, the energy of the electron can take some specific values separated by gaps, or the electron can take energy value any। What you will say? It will take only some selected values separated by forbidden gaps। Forbidden gap means what? Forbid means what? मना कर देना। That means electron cannot have an energy between -13.6 to 3.4। So the electron is denied, the electron is forbidden to possess any energy in between -13.6 to -3.4। Then the allowed energy with which electron can remain inside the hydrogen atom is are some selected values separated by gaps। So in one line we say the energy value of the electron, allowed energy value of the electron are sharply defined। हम ये नहीं बोल रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होगा, हम -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से शुरू करके -7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक कुछ भी है। अगर ऐसा बोलते हैं ना तो ये एक रेंज हो जाता। हम इलेक्ट्रॉन का एनर्जी वैल्यू एक रेंज के अंदर नहीं बोल रहे हैं, शार्प वैल्यू बोल रहे हैं। और ये शार्प वैल्यू जो है ना वो सेपरेटेड बाय गैप से, फोरबिडन गैप। इसी चीज को बोलते हैं allowed energy values are discrete and sharp। discrete मतलब छोड़ छोड़, sharp मतलब exactly defined, there is no ambiguity। you are not saying that the energy value can be anything in between this to that, no, it has a sharply defined value। is it clear? ये बात समझ में आया या नहीं? यस सर। यस सर। जब भी कोई क्वांटिटी किसी सिस्टम के लिए, यहाँ पे सिस्टम है इलेक्ट्रॉन, क्वांटिटी है एंगुलर मोमेंटम, नहीं तो क्वांटिटी है एनर्जी, नहीं तो क्वांटिटी है रेडियस। जब कोई भी सिस्टम का कोई भी एक क्वांटिटी
शार्प एंड डिस्क्रीट वैल्यूज को ही परमिट करके लेता है, एनी वैल्यू नहीं चुनेगा एक इंटरवल से, एक रेंज से, तो हम लोग बोलते हैं वो क्वांटिटी क्वांटाइज्ड है। So a quantity is said to be quantized when the value of the quantity can have for a system can have some specific discrete values separated by gaps. जब भी कोई क्वांटिटी एक सिस्टम का क्वांटाइज्ड होता है ना, हम लोग बोलते हैं वो सिस्टम क्वांटम सिस्टम है। So a system is said to be a quantum system when its characteristic parameter, एनर्जी उसका कैरेक्टरिस्टिक है, एंगुलर मोमेंटम उसका कैरेक्टरिस्टिक है, वेलोसिटी उसका कैरेक्टरिस्टिक है, मोमेंटम उसका कैरेक्टरिस्टिक है। जब कोई भी सिस्टम का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सिर्फ एंड सिर्फ शार्पली डिफाइंड वैल्यूज लेते हैं, डिस्क्रीट डिफाइंड वैल्यूज लेते हैं, सेपरेटेड बाय गैप्स, तब हम बोलते हैं इस सिस्टम का वो क्वांटिटी क्वांटाइज्ड है। और कोई भी सिस्टम का अगर एक क्वांटिटी क्वांटाइज्ड है तो पूरा सिस्टम क्वांटम सिस्टम है बोल के बोला जाता है। Could you understand the meaning of quantum system and quantization of quantities? ये बात समझ में आया? अगर किसी भी सिस्टम का कोई भी एक क्वांटिटी शार्पली डिफाइंड डिस्क्रीट वैल्यूज ही एडमिट करता है तो उस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं कि ये क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। जैसे इलेक्ट्रॉन की केस में, हाइड्रोजन एटम में एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, रेडियस इज क्वांटाइज्ड, क्योंकि ये एक्सेप्ट करता है ओनली सम शार्पली डिफाइंड वैल्यूज सेपरेटेड बाय ऑर्बिटल गैप्स। Would you understand this? Yes, sir. Yes. जब भी कोई भी सिस्टम का, मतलब यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन, जब भी कोई भी सिस्टम का कोई भी एक क्वांटिटी का वैल्यू क्वांटाइज्ड हो जाएगा, then the system is said to be a quantum system. So in this case, the electron is a quantum system, whereas the energy of the electron, the angular momentum of the electron, all these are quantized values. I mean, these quantities are quantized. क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग उस सिस्टम के बारे में डील करते हैं जो सिस्टम का कोई ना कोई एक क्वांटिटी क्वांटम हो जाता है, मतलब क्वांटाइज्ड हो जाता है। वैसे तो तुम 11th क्लास से पढ़ के आ रहे हो कोई भी बॉडी का चार्ज क्वांटाइज, लेकिन चार्ज जो क्वांटाइज होता है ना, सबसे छोटा यूनिट ऑफ क्वांटम तो 1.6 into 10 to the power -19 कूलम होता है, जो कि बहुत ही छोटा होता है। आप लोग पढ़े थे माइक्रोस्कोपिकली चार्ज इज क्वांटाइज्ड बट मैक्रोस्कोपिकली चार्ज इज नॉट क्वांटाइज्ड। लार्ज अमाउंट का चार्ज लिया जाए तो उसमें इतने सारे क्वांटम रहता है कि हमको लगता है, जैसे आपको किसी ने एक ग्लास पानी दे दिया, 1 glass of water, आपको किसी ने पूछेगा इस वाटर में मास डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है या डिस्क्रीट है, आप ऑब्वियसली बोलोगे मास डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटिन्यूअस एक ग्लास पानी में। लेकिन आप सोचो, आप खाली आंख में देख रहे हो, देयर आर नो गैप्स within water, everything is filled up by water। पर ठीक है सिचुएशन, सोचो तुमको एक ऐसा माइक्रोस्कोप दिया जाएगा जिस माइक्रोस्कोप में आप वाटर मॉलिक्यूल को देख सकते हो, तो क्या दिखेगा वो ग्लास ऑफ वाटर? वाटर मॉलिक्यूल्स सेपरेटेड बाय गैप्स। तभी आपको अगर पूछा जाएगा क्या मास डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है, आपको क्या दिख रहा है? आप क्या बोलोगे? नो, mass distribution is not continuous, it is discrete because masses are distributed at some places separated by gaps। so अगर माइक्रोस्कोपिक साइज पे आप जाओ तो मास डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी मैटर का एक्चुअली क्वांटाइज्ड होता है।
मैं ये बोलना चाहता हूं कि जब आप बड़ा बड़ा सिस्टम लेते हो, उनका बिहेवियर, उनका रेस्पॉन्स, वो सब कंटिन्यूअस लगता है। एक क्रिकेट बॉल का काइनेटिक एनर्जी मापने के लिए मेरे को बोला गया, तो मैं बोलूंगा दैट कैन बी एनी वैल्यू इन बिटवीन 0 to infinite। मैं कुछ स्पेसिफिक डिस्क्रीट वैल्यू नहीं बोलूंगा। उस केस में क्यों नहीं बोलूंगा? प्रैक्टिकली देखा जाए तो क्रिकेट बॉल का एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है, लेकिन एक परमिटेड वैल्यू से दूसरे परमिटेड वैल्यू के बीच में इतना कम गैप है कि हमको लगेगा कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज आर परमिटेड, so it appears to be continuous। It is not a quantum system। Cricket ball is not a quantum system because its energy is not quantized, its angular momentum is not quantized, its velocity is not quantized, any quantity of that ball is not quantized। But when you talk about the electron, when you talk about an atom, आपको किसी ने पूछेगा व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द एटम, आप देखोगे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द एटम कैन टेक ओनली सम डिस्क्रीट वैल्यू। So whenever you go to very small size systems, yes, Sir, you told that practically cricket ball is quantized. Sir, how means practically it's quantized? आप अगर क्रिकेट बॉल को कुछ काइनेटिक एनर्जी दिए, अगर आप 10 to the power -30 -40 तक उसका एनर्जी मेजर कर पा रहे हो इन जूल, तो आप देखोगे कि क्रिकेट बॉल का एनर्जी कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ले रहा है, सेपरेटेड बाय वेरी वेरी स्मॉल गैप्स। अब देखो, आप सोचो, एक विजुअलाइज करो एक चीज को। मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको बोल रहा हूं, उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो। पास में होते तो दिखा देते। सोचो, ये कीचड़ का जगह है, कीचड़, पूरा कीचड़ भरा हुआ है, कहीं भी पैर रखेंगे तो पूरा डूब जाएंगे कीचड़ में, मोड़ में। with less effort। लेकिन सोचो, ये क्या 1 मिलीमीटर है ओनली, यहां से यहां तक 1 मिलीमीटर, यहां से यहां तक 1 मिलीमीटर, यहां से वहां तक 1 मिलीमीटर। तब मेरा पैर का साइज की तुलना में पिलर के बीच में गैप इतना छोटा है कि मैं चलते हुए आंख बंद करके भी कहीं भी पैर रखूं तो पैर कभी भी फॉरवर्ड जगह पे नहीं जाएगा। मेरे को लगेगा कि मेरा पोजीशन, अलाउड पोजीशन फॉर कंटीन्यूअस एनीवेयर प्रैक्टिकली, लेकिन पिलर्स आर सेपरेटेड बाय मिलीमीटर गैप। So if you look at the kinetic energy of a cricket ball, the possible allowed values that the cricket ball kinetic energy can have are separated by so small gaps that those sizes of the gaps is very small in comparison to the kinetic energy of the cricket ball itself। पैर के साइज तुलना में जैसे ये गैप बहुत छोटा है, इसीलिए आपको नहीं लग रहा है कि आप डिस्क्रीट पोजीशन पे जा रहे हो। इसी तरह अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द क्रिकेट बॉल is very very large in comparison to the not allowed valued sizes of the kinetic energy, what you will say? You will say that the kinetic energy of the cricket ball is allowed to be continuous any value। जैसे आप जब एक ग्लास से दूसरे ग्लास में पानी डालते हो, क्या करते हो? एक एक करके वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल डाले, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल डाले, इस तरह डालते हो या कंटिन्यूअसली डालते हो? क्या करते हो? कंटिन्यूअसली सर। कंटिन्यूअसली डालते हो, लेकिन प्रैक्टिकली तो वाटर डिस्क्रीट है ना। यस एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से कुछ दूरी पे है। यस सर। तो अगर आपके पास माइक्रोस्कोप होता जिसमें वो डालते हुए आप देख पाते, तो आपको लगता कि वो वाटर मॉलिक्यूल्स डिस्क्रीटली गिर रहे हैं। Yes sir। But practically they appear to be continuous because of the macro size। So at the macro level, everything appears to be continuous, but practically we know, we understand they are not continuous. They are separated by not allowed values. That's why the quantities in their case are also quantized। That is what I intended to say।
पर जब हम लोग इलेक्ट्रॉन की केस में चले जाते हैं ना, इलेक्ट्रॉन का जितना एनर्जी अपना होता है, एक अलाउड से दूसरे अलाउड एनर्जी पे जाने के लिए जो गैप होता है, वो गैप का साइज उतना या उससे बड़ा भी होता है। तो उस स्थिति में हम लोग इलेक्ट्रॉन का अलाउड पोजीशन को डिस्क्रीट बोलते हैं, कंटिन्यूअस नहीं बोलते हैं। Would you understand this now? Yes. Yes, sir. So at the macroscopic level, many quantities for many systems, they appear to be continuous, but at the microscopic level, they appear to be quantized. Is it understood? ये क्वांटाइजेशन का समझ आप अगर 1900 से पहले जाओगे तो कोई भी एक क्वांटिटी क्वांटाइज हो सकता है, ये आइडिया किसी का भी नहीं था। सब लोग सोचते थे, क्योंकि उस टाइम में इंस्ट्रूमेंट्स में इतना सोफिस्टिकेशन नहीं था। लोग जो भी चीजों को देख रहे थे वो बड़ा बड़ा चीज था, बहुत ही छोटा पार्टिकल को देखना इम्पॉसिबल था। बट 1860 1870 के बाद कुछ रिसर्चर्स सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स बनाए। वो इतना सोफिस्टिकेटेड था कि छोटे छोटे पार्टिकल जिस फेनोमेना में इन्वॉल्व होते हैं वो फेनोमेना भी डिस्कवर होने लगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कम्पटन इफेक्ट, काफी सारे ऐसे फेनोमेना डिस्कवर होने लगा। तो वो फेनोमेना में ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशंस मिला जो ऑब्जर्वेशन को समझाने के लिए ये न्यूटन्स लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, थर्मोडायनेमिक्स लॉज ऑफ वेव मैकेनिक्स सब फेल कर गया। पहले क्या आइडिया था लोगों के बीच में? प्रिमिटिव आइडिया। फिर बाद में क्या तकलीफ हुआ, जो लोगों ने अपना आइडिया में मॉडिफिकेशन लाए, बदलाव लाए, और उसी आइडिया में बदलाव लाते लाते क्वांटम मैकेनिक्स पैदा हुआ। क्वांटम मैकेनिक्स में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मैं नाउ आई हैव टोल्ड यू लिटिल अर्लियर what do you mean by when you say a quantity is quantized. I have also explained what you mean by a quantum system. Whenever you discuss the mechanics of quantum system using the quantum mechanical principles, whenever you discuss the mechanics or dynamics of a quantum system, for example, suppose you want to understand the dynamics of electron in an atom. What are the possible energy values with which electron can remain inside the atom? If we are giving some energy to the electron, then to what level it can jump? If it is returning back, then how much energy will be radiated? तो इस केस में क्या होगा, जो सिस्टम इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका क्वांटिटी जो होता है ना, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, वो सब क्वांटाइज्ड होने को देखेंगे। तो इस केस में हम लोग बोलेंगे द डायनामिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अंडर द डिस्कशन फोल्ड ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। दे आर, यू विल सी, न्यूटोनियन मैकेनिक्स फेल्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स फेल्स, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस फेल। ये जो ट्रांजिशन है 1850-60 तक पूरा वर्ल्ड क्लासिकल वर्ल्ड था। 1900 में पहले बार क्वांटम आइडिया को दुनिया को बताया गया। मैक्स प्लैंक बताया, एक सेमिनार में एक आइडिया दिया जिसमें वो पहले क्वांटाइजेशन जो चीज होता है उसको समझाने की कोशिश किया, और उसका वो वर्क को कुछ और बड़े बड़े फिजिसिस्ट जैसे डिराक, आइंस्टाइन, स्क्रोडिंजर, मैक्स बॉर्न, बोर, रदरफोर्ड, ये सब उसको आगे आगे, हाइजेनबर्ग, हाइनमैन, ये सब उसको आगे आगे बढ़ाए, और क्वांटम मैकेनिक्स बाय 1930 तक एक फुल फ्लेज्ड साइंस के रूप में पैदा हो गया। लेकिन उस टाइम तक
आप ये मत सोचना कि क्वांटम मैकेनिक्स में तो क्लासिकल मैकेनिक्स का प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होता है, तो फिर क्वांटम मैकेनिक्स आने के बाद शायद क्लासिकल मैकेनिक्स जो न्यूटनियन मैकेनिक्स है वो यूजलेस है। नो, classical mechanics you can classical principles, classical laws like Newtonian's laws of thermodynamics, etc. you can apply to understand the dynamics or mechanics of the systems who are macro in size, bigger in size, like cricket ball motion you want to discuss. But suppose you want to discuss the phenomena involving very small particles like electron, proton, neutron, atom, molecule, you have to apply then Newtonian mechanics, the classical mechanics else, and you have to apply the quantum mechanics. बाद में 1940 तक ये भी प्रूव करके देखा गया कि अगर क्वांटम मैकेनिक्स का लॉज को एक क्रिकेट बॉल के लिए अप्लाई किया जाए तो क्या रिजल्ट निकलेगा। देखा गया कि रिजल्ट वही निकला जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स या न्यूटन्स लॉज बोल रहे थे उसके बारे में। तो ये समझ में लोगों को आ गया कि न्यूटन्स लॉज को हम एक इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन क्वांटम लॉज को हम लोग अगर बड़े बड़े बड़ी के लिए अप्लाई करेंगे, व्हाटएवर कंक्लूजन्स वी विल हैव सेम एज दैट ऑफ द क्लासिकल लॉज। और क्लासिकल लॉज को समझना, याद करना, अप्लाई करना इजियर है। इसीलिए क्योंकि इन द बिगर लिमिट, मैक्रो लिमिट, क्वांटम मैकेनिक्स कोइंसाइड्स विद, और मतलब quantum mechanics tallies with the classical mechanics. That's why classical mechanics is still now having its importance. तो ये सब बात को ठीक से समझाने के लिए मैं तुम्हारे सामने मेरा जो मटेरियल है क्वांटम मैकेनिक्स वाला, जो ये हम डिपार्टमेंट लेवल पे हम ही बनाए हैं एक्चुअली, उसको मैं उसी को तुम्हारे सामने ला रहा हूं, शेयर कर रहा हूं। हम ही बनाए हैं उसको। क्वांटम मैकेनिक्स का आधा हिस्सा का जो अपलोड करेंगे उसको हम ही बनाए हैं, बाकी आधा हिस्सा जिस टीचर के दायित्व में था वो अभी तक बना के नहीं दिए। मैं इसको लास्ट ईयर से बना के दे दिया हूं, तो उसी चीज को आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं। रुको थोड़ा। Yes, sir. अरे कहाँ गया रे क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, यहाँ देखते हैं हुआ। क्वांटम मैकेनिक्स कहाँ गया। सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हमको निकालना है। तो जैसे मैं पहले से बताया था, वो आता है इक्वेशन ऑफ मोशन से। और इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे आता है, न्यूटन्स लॉ को सॉल्व करके न्यूटन्स लॉ देता है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑसिलेशन में इस बात को देखे थे। तो प्रैक्टिकली अब देखो तो न्यूटनियन लॉज मोशन रिलेटेड सभी फेनोमेना को समझा देता है। कोई भी फेनोमेना में व्हाट विल बी द फ्यूचर इवेंट, व्हाट वाज द पास्ट इवेंट, you can easily obtain if you have the idea about present event. Similarly, if you go to thermodynamic phenomena, there also laws of thermodynamics along with Newtonian mechanics can explain all thermodynamic phenomena.
So what was the conclusion? People thought that whatever fundamental laws that the nature has constructed for physical phenomena to occur, दुनिया में जितने सारे नेचुरल फेनोमेना है और नेचुरल फेनोमेना कौन सा लॉ को मान के बीतेंगे कटेंगे, ये लॉज को नेचर ने तय करता है. इसीलिए तो साइंस में हम लोग नेचुरल लॉज के बारे में पढ़ते हैं. तो वो लॉज को जितना सारे नेचर तय किया है कोई भी फेनोमेना का, नेचुरल फेनोमेना को कंट्रोल करने के लिए, वो सभी डिस्कवर हो गया है. ऐसा एक सोच 1890 तक साइंटिफिक कम्युनिटी के बीच में आ गया. सब लोग सोचे कि ऑल द फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर हैज बीन ऑलरेडी डिस्कवर्ड, नॉन एल्स लॉ इज टू बी डिस्कवर्ड. कोई दूसरा लॉ नहीं है बाकी डिस्कवर करने के लिए. और जितने सारे फंडामेंटल लॉ जो डिस्कवर किए थे ना, सभी को एक सेट में रख के उसी को वो लोग क्लासिकल लॉज का सेट बोलते थे, जिसमें न्यूटनियन लॉज, थर्मोडायनामिक्स लॉज, फ्रेस्नेल वेव थ्योरी का जो लॉज है, हाइजेंस प्रिंसिपल वगैरह वगैरह, और मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, सब लॉज वहीं पे उसी सेट पे था. और उसी सेट ऑफ लॉज को वो लोग क्लासिकल लॉज बोलते थे. कोई भी सिस्टम का जो डायनामिक्स है, कोई भी सिस्टम जिस फेनोमेना में इन्वॉल्व होता है, अगर आप उस सिस्टम का फेनोमेना को इस लॉज को यूज करके, क्लासिकल लॉज को यूज करके समझा देते हो, तो आप बोलते हो कि वो सिस्टम एक क्लासिकल सिस्टम है. मतलब आप क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, मतलब क्लासिकल फिजिक्स पढ़ रहे हो. सो क्लासिकल मैकेनिक्स और क्लासिकल फिजिक्स बेसिकली डील्स विथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल फेनोमेना using the classical laws of physics. So what are the classical laws of physics? All the basic laws, those were discovered by 1890, like Newtonian laws, laws of thermodynamics, laws of electromagnetism, Fresnel wave theory, Huygens wave theory, ये सब मिलके वो क्लासिकल लॉज का सेट बनाया. तो जब तक 19th सेंचुरी खत्म होने वाला था, towards the end of 19th century, क्लासिकल फिजिक्स हैड अटेन्ड नियर परफेक्शन. सब लोग सोचे थे कि हाँ क्लासिकल फिजिक्स हो गया और कुछ बाकी नहीं है डिस्कवर करने के लिए, ये परफेक्शन आ गया. एंड ट्रेमेंडस सक्सेस वाज ऑब्टेन्ड व्हेन पीपल अप्लाइड दोस क्लासिकल लॉज टू अंडरस्टैंड एनी पर्टिकुलर फेनोमेना दैट दे कैन सी इन नेचर. ऑल थियोरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल फ्रंट्स, they were using those classical laws to understand the phenomena. Almost all the phenomena ranging from dynamics of point particles, rigid bodies, thermodynamics, geometric and wave optics, electromagnetism, and all other related facts, those could be successfully explained using the classical laws. ये जो observation में बोल रहा हूँ 1890, 1880 तक, और जो फंडामेंटल लॉज को लोगों ने यूज कर रहे थे वो था ये न्यूटनियन लॉज, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फ्रेस्नेल्स वेव थ्योरी, हाइजेंस वेव थ्योरी, मैक्सवेल्स लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये सब. और उस फेनोमेना को उस टाइम का समझने के लिए ये लॉज के साथ और कुछ आइडियाज, कुछ फंडामेंटल आइडियाज भी लोगों ने कैरी कर रहे थे. उसके साथ क्या, पहला ये आइडिया था कि दुनिया में अगर आपको फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर पता है तो कोई भी फेनोमेना में फ्यूचर में क्या घटित होने वाला है वो आप प्रेडिक्ट कर दो. पास्ट में उस फेनोमेना का कौन सा इवेंट हुआ होगा उसको भी आप निकाल दोगे. The classical physics is deterministic in nature. You can determine any future state as well as the present state from the use of using some equations which are obtained from the laws. These equations are called as equations of phenomena or equations of motion or equations of thermodynamics, whatever you may call them. So the classical physics is determining. You can exactly tell what is going to happen in future in the same phenomena, because you have the laws. They give you set of equations using which you can predict, just like you are doing what will be the velocity after some time. If you know the second law, Newton's second law, that equation of motion you can get. So classical physics is deterministic in nature, that is giving the relevant laws. The behavior of system can exactly be predicted. Further, physical quantities can be measured with unlimited accuracy.
व्हाट इट मीन्स, सपोज आप क्रिकेट बॉल का मोमेंटम मेजर कर रहे हो, तो ये सोच लोगों के मन में था कि अगर आप मेजर करने के टाइम में कोई गलती अपने तरफ से नहीं कर रहे हो, अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स सही है, इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं है, अगर कोई रैंडम एरर नहीं है, तो जो मोमेंटम का वैल्यू आप मेजर करोगे वो एग्जैक्ट है। यू कैन एग्जैक्टली मेजर एक सिंगल एग्जैक्ट वैल्यू। आप कभी नहीं बोलोगे कि ये हम मेजर किया, इसमें इतना एरर आ सकता है। अगर एरर आ रहा है तो आपका गलती है, नहीं तो इंस्ट्रूमेंट में लिमिटेशन है, नहीं तो रैंडम डिस्टर्बेंसेस है जो कि रैंडम एरर लाता है। ये सोच उस टाइम में था। लेकिन आज क्या हम लोग समझते हैं, आज हम लोग ये समझते हैं कि अगर तुमको मेजर करना आता है, अगर इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हद तक एक्यूरेटली आप बना दो, अगर कोई भी रैंडम डिस्टर्बेंस नहीं है, तो भी आप एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। Heisenberg uncertainty principle. Nature will not permit you to measure anything accurately, exactly, even if you don't have any other problem like instrumental error, proportional error or random error. ये आज का समझ है। लेकिन उस टाइम में लोगों के दिमाग में ये था कि कोई भी क्वांटिटी का वैल्यू एग्जैक्टली हम मेजर कर सकते हैं विथ अनलिमिटेड एक्यूरेसी। सो पहला आइडिया ये था कि अगर क्लासिकल लॉज पता है तो सिस्टम का फ्यूचर पास्ट कोई भी स्टेट को हम लोग आराम से निकाल देंगे और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू हम लोग एग्जैक्टली मेजर कर पाएंगे। अगर इंस्ट्रूमेंट सही है, हमको मेजर करना आता है, रैंडम एरर नहीं है तो। इसके साथ और एक सोच था कि जो फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू हम मेजर कर रहे हैं वो कुछ भी वैल्यू 0 से इनफाइनाइट के बीच में ले सकता है। हम अभी देखें कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ सिलेक्टेड वैल्यू ही होगा। ये समझ लोगों को उस टाइम में 1890 में नहीं था। वो लोग सोचते थे कि कोई भी क्वांटिटी, कोई भी एंटिटी, कोई भी क्वांटिटी का वैल्यू कुछ भी अमाउंट पोजेस कर सकता है। उसको मना नहीं है कि तू ये अमाउंट पोजेस नहीं करेगा, वो अमाउंट पोजेस करेगा, ऐसा नहीं है। ये सोच उस टाइम में था। और उस टाइम में और एक सोच था कि दुनिया पूरा जो बना है दो तरह का एंटिटी को लेके बना है। एक तरह का एंटिटी जिसका मास है उसको मैटर बोला जाता है, दूसरा तरह का एंटिटी जिसका मास नहीं है, वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, उसको वेव बोला जाता है। तो ये तीन तरह का सोच, दुनिया दो तरह का एंटिटी को लेके बना है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है कंटिन्यूअस इंटरवल से। फिजिकल क्वांटिटीज को आप लोग अनलिमिटेड एक्यूरेसी में मेजर कर सकते हो और जो लॉज अभी तक निकल गया है उसको यूज करके कोई भी सिस्टम का फ्यूचर स्टेट, पास्ट स्टेट आप इजीली निकाल सकते हो। तो ये आइडियाज, ये सोच और दो लॉज, जो लॉज को ऊपर में लिस्ट किया गया है, ये सब मिला के लोगों ने सोच रहे थे कि कंप्लीट साइंस बन गया। नाउ ओनली थिंग यू हैव टू अप्लाई दिस टू डिफरेंट फेनोमेना। लेकिन उसी टाइम में इंस्ट्रूमेंट्स में सोफिस्टिकेशन आने के बाद कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ एक्सपेरिमेंट में आया। उनमें से एक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कुछ ऑब्जर्वेशन, क्रॉम्पटन इफेक्ट का कुछ ऑब्जर्वेशन। जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो स्पेक्ट्रम छोड़ता है। ये स्पेक्ट्रम क्यों निकल रहा है, क्यों स्पेसिफिक वेवलेंथ वाला स्पेक्ट्रम निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हुए स्टेबल क्यों नहीं है, अनस्टेबल क्यों नहीं है, इतना स्टेबल कैसे है, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स टेम्परेचर के साथ क्यों बहुत जल्दी गिर जाता है लो टेम्परेचर जोन में। तो इस तरह का कुछ ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट में दिखाई दिया। और जब ये ऑब्जर्वेशन को समझाने के लिए क्लासिकल लॉज और क्लासिकल आइडियाज का एप्लीकेशन हुआ तो लोगों ने सक्सेसफुली उस फेनोमेना का ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये सफल होने के बाद साइंटिफिक कम्युनिटी में डिबेट्स शुरू हो गया। बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में, बहुत सारे सेमिनार में फिजिसिस्ट लोग बैठ के उसके ऊपर डिबेट किए कि क्यों ये लॉज इस फेनोमेना का ऑब्जर्वेशन को समझा नहीं पा रहा है, कौन सा लॉज अभी बाकी रह गया है। तभी फैराडे आया, ये प्लैंक आया
और ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जो अनएक्सप्लेन चीज था उसको समझा दिया। उसको समझाने के लिए वो कुछ असम्पशंस लिया। उसी असम्पशन के अंदर वो एक बात इंट्रोड्यूस किया था कि ऑसिलेटर का एनर्जी क्वांटाइज्ड होगा, कुछ स्पेसिफिक वैल्यू लेगा, कोई भी वैल्यू नहीं ले सकता, जो कि पहले वाला आइडिया को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था। कोई भी सिस्टम का कुछ भी चीज कुछ भी वैल्यू हो सकता है, ये वाला नहीं, ऑसिलेटर का एनर्जी क्वांटाइज्ड होना पड़ेगा। जब 1900 जुलाई में ये बोला, लोगों ने उसको गाली दिए, बोले तू जो बोल रहा है उसको प्रूव करके दिखा। उसका थियोरेटिकल बैकग्राउंड करके आया सितंबर में, फिर भी लोगों ने उसको काफी अपोज किया। बट जो कुछ दूसरे फिजिसिस्ट थे, आइंस्टाइन जैसा, वो लोग इसको बात को अप्रिशिएट किए और इस आइडिया को वो लोग दूसरे जगह पे अप्लाई किए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अप्लाई किए, क्वांटम इफेक्ट में अप्लाई किए, एक्सप्लेनेशन और स्टेबिलिटी ऑफ एटम को समझाने के लिए अप्लाई किए। ट्रेमेंडस सक्सेस मिला। तभी क्वांटिटीज कैन बी क्वांटाइज्ड। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है ये क्वांटाइज्ड हो सकते हैं। इस चीज को लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट किए और क्वांटम मैकेनिक्स का पैदा हुआ। ठीक है सर, टाइम हो गया सर। किसका? भोजन का सर। किसका टाइम हो गया? भोजन का। लंच टाइम सर, फिर 3 बजे से 6 बजे तक भोजन class में- भेजो लॉन्च भेजो। तो मेरे लिए लॉन्च भेजो, मेरे लिए लॉन्च नहीं है मतलब मैं पढ़ाते जाऊंगा। सर एड्रेस भेजिए सर, अभी भेज एड्रेस भेजो, जोमेटो कर देते हैं। जोमेटो कर दोगे? अच्छा, यस सर। जोमेटो में कैश जो ऑन खाना डिलीवरी आता है सर। ना, कैश ऑन डिलीवरी में सर। जोमेटो में जो खाना आता है ना वो हम देखे हैं। नो सर, अच्छा आता है सर। सर अच्छा आता है सर।